गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जीएसटी का चैप्टर नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है आज, जो बात करता है सप्लाई की। सप्लाई अंडर जीएसटी। एक फाइल मुझे देनी है आपको। ये व्हाट्सएप पे आ नहीं सकती क्योंकि थोड़ा साइज बड़ा है। एक फाइल देनी तो व्हाट्सएप पे नहीं आ पाएगी, साइज बड़ा है। तो टेलीग्राम पर कोई है क्या आपका? कोई आपका खुद का मैसेज कर दो मुझे, मैं भेज दूं टेलीग्राम पे। मेरा नंबर है आपके पास, टेलीग्राम पर हूं मैं। मुझे मैसेज कर देते ना। ये कैसे आ रही है यार? ये एक फाइल भेज रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, पुराने जमाने में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी 1/4/2017 से जीएसटी इंडिया में आया था। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ये। तो क्या इससे पहले कोई लो नहीं थे क्या? अरे भाई, क्लास से बाहर निकालूं या अपने आप चले जाओगे या चुप हो जाओगे? पढ़ो भाई। 1/7/2017 को जीएसटी इंडिया में आया था बच्चों। उससे पहले, मतलब 1/7/2017 से पहले हमारे देश में सर्विस टैक्स चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलती थी, और वैट चलता था बच्चों, सीएसटी चल रहा था। इन सब को समशुम करके एक टैक्स बनाया जिसका नाम क्या था? जीएसटी। इन पुराने टैक्सेस के अंदर अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। सर, ये टैक्सेबल इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट जिस पर टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। अगर मैं सर्विस टैक्स की बात करूं, तो जब सर्विसेज रेंडर आप करोगे तो टैक्सेबल इवेंट आ जाएगा और सर्विस टैक्स लग जाएगा बच्चों। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा। अगर हम वैट की बात करें तो जब सेल हो जाएगा तो उस पर वैट लग जाएगा, और सीएसटी में भी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाएगा तो सीएसटी लग जाएगा। ये सारे अलग अलग एक्ट थे, और इन सभी अलग अलग एक्ट के अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे। बट अब क्योंकि क्या आ गया है? जीएसटी आ गया है, और इन सभी टैक्सेस को किस में डाल दिया गया? जीएसटी में डाल दिया। तो इन सभी के लिए अब एक इवेंट बनाना पड़ेगा, टैक्सेबल इवेंट। और वो इवेंट बनाया गया क्या? सप्लाई। आज जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है बेटा? सप्लाई है। सप्लाई ही क्या है? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट माना जा रहा है। मतलब सर, एक सप्लायर जो सप्लाई करेगा, जो सप्लाई करेगा
किसको? रेसिपेंट को। सप्लाई किस चीज का सर? चाहे वो गुड्स का सप्लाई हो, चाहे वो किसका हो? सर्विस का सप्लाई हो। इस पर क्या चार्ज किया जाएगा? जीएसटी चार्ज किया जाएगा सप्लाई के ऊपर। तो बहुत सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया, जीएसटी लेके आए, और जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या बना? आपका सप्लाई बना। और हमें चैप्टर नंबर 2 में इसी सप्लाई के बारे में पढ़ना है। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊं आपको, तो चैप्टर नंबर 2 में हमें 2 सेक्शंस पढ़ने हैं बच्चों। एक है सेक्शन 7 और एक है सेक्शन 8। 2 सेक्शन हमें कंप्लीट करने हैं। सेक्शन 7 बताएगा हमें कि सप्लाई किसे कहते हैं या सप्लाई किसे नहीं कहते हैं, ठीक है। पर सेक्शन 8 हमें बताएगा कंपोजिट सप्लाई के बारे में। तो इसको तो बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 को। अब सेक्शन 7 जो है उसके भी अपने आप में 4 पार्ट है बच्चों। सप्लाई का जो सेक्शन 7 है, 7(1), 7(1)(a), 7(2) और 7(3), ये 4 पार्ट है बच्चों। तो सेक्शन 7(1) है, ये बताता है सप्लाई की डेफिनेशन को कि क्या होती है सप्लाई। सेक्शन 7(1)(a) जो है ये बताएगा कि सर कौन सी सप्लाई गुड्स की सप्लाई है और कौन सी सप्लाई सर्विस की सप्लाई है। क्यों सर? क्योंकि गुड्स पर और सर्विस पर अलग अलग रेट होते हैं बेटा सप्लाई के। गुड्स का जीएसटी रेट अलग रहता है और सर्विसेज का अलग रहता है। गुड्स के अंदर भी काफी सारे रेट है और सर्विस के अंदर भी काफी सारे रेट है। और सबसेक्शन 7(2) ये क्या बताता है हमें कि सर क्या सप्लाई नहीं है, मतलब नेगेटिव लिस्ट की बात करता है क्या सबसेक्शन 2। तो इसमें जो जो लिखा हुआ है वो क्या नहीं है बच्चों? सप्लाई में कवर नहीं है। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 जो है ये बताता है बहुत ही सिंपल सी बात कि अगर किसी को आपने गुड्स की सप्लाई बोल दिया तो वो अब क्या नहीं है? सॉरी, वो सर्विस की सप्लाई नहीं है। अगर कोई सर्विस की सप्लाई है तो वो क्या नहीं है? सीधी सी बात है, या तो गुड्स में क्लासिफाई कर दो या उसे सर्विस में क्लासिफाई कर दो। ये बात कहां लिखी गई है बच्चों? ये सेक्शन 7(1)(7)(3) में लिखी गई है। हमें सप्लाई के अंदर ये सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। अरे यार, एक मॉड्यूल का भी मैं भेजना हूं, वो भी आप अभी दे दोगे क्या? मॉड्यूल का भी लाना पड़ेगा नीचे जाके, है? ये तो डालो चलो। एक मॉड्यूल का भी मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं। नेट चलाओ यार, काफी तकलीफ होती है बिना नेट के। हाँ यार, चैप्टर 2 जो है ना ये दे दो। ठीक है, आ गया। एक मॉड्यूल का भेजा आपने, वो भी ला दीजिए प्लीज, ठीक है। एक ही भेजा मैंने। देखिए बच्चों, सप्लाई अंडर जीएसटी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा जीएसटी का। सप्लाई अंडर जीएसटी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पढ़ेंगे इसमें हम। सेक्शन 7 बात करता है 4 पार्ट में। एक है सेक्शन 7(1), 1(a), 2 और 3।
वन क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई की बात करता है बच्चों। 1A बोलता है आइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 3 बात करता है नेगेटिव लिस्ट की, और 4 बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। अगर किसी चीज को आपने सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासिफाई कर दिया है तो वो कहाँ नहीं जाएगी, अब सर्विस में नहीं जाएगी। अगर कोई चीज सर्विस में चली गई वो कहाँ नहीं जाएगी, अब गुड्स में नहीं जाएंगी। देखो, एक सप्लायर जो सप्लाई करेगा रेसिपेंट को, इस सप्लाई को सेक्शन 7 में कवर किया गया है। और पहला नोट जो लिखा है इस पे लिखना एमसीक्यू, काफी फेमस एमसीक्यू इंस्टीट्यूट का ये। और ये क्या एमसीक्यू है बच्चों, इंस्टीट्यूट का ये एमसीक्यू क्या बोलता है कि जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है बच्चों, सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई, जीएसटी लॉ be levying the tax on supply of goods or services depart from the historical concept of taxable event। तो पुराने जो आपके हिस्टोरिकल कंसेप्ट थे उनको अलग कर दिया गया है, और अब जीएसटी में टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, सप्लाई पे चार्ज किया जाएगा। अगर कोई चीज सप्लाई की डेफिनेशन को पूरा कर देगी तो उस पर जीएसटी चार्ज कर लिया जाएगा, अदरवाइज उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक चलिए। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या रहेगा आपका, सप्लाई रहेगा। सबसे पहले अगर मैं आपको डेफिनेशंस के बाद में ये बताऊं कि सेक्शन 7(1) जो आपका है, इसके भी आगे बच्चों 3 पार्ट बने हुए हैं। सेक्शन 7(1) मेन सेक्शन आपकी सप्लाई का, ये हमने कर लिया तो समझो 80% चैप्टर पूरा हो गया। सेक्शन 7(1) केवल इतना बड़ा है। सेक्शन 7(1) जो आपका है ये बताता है सप्लाई के बारे में कि क्या सप्लाई होती है। ठीक है, तो सेक्शन 7(1) जो है इसके 3 क्लॉजेज हैं। सेक्शन 7(1)A मतलब सेक्शन 7(1) क्लोज ए, सेक्शन 7(1) क्लोज बी और सेक्शन 7(1) क्लोज सी। कोई भी सप्लाई पूरी जीएसटी के अंदर अगर वो सप्लाई है तो इन 3 सेक्शंस में ही कवर रहेगी, वो इनके बाहर नहीं जा सकती। अगर कोई चीज पे टैक्स चार्ज करना है वो सप्लाई की डेफिनेशन को पूरा करती है तो वो 3 पार्ट में सप्लाई को डेफिनेशन को पूरा करेगी। ये 3 पार्ट है बच्चों, ए बी और सी। इनके अलावा कोई सप्लाई हो ही नहीं सकती सेक्शन 7(1) में। इनके अलावा जो भी सप्लाई है वो नेगेटिव लिस्ट वगैरह में जाएंगे बच्चों। तो सप्लाई जो है वो इन 3 में ही आएगी, या तो सेक्शन 7(1) ए की सप्लाई होगी, या वो बी की सप्लाई होगी, या वो सी की सप्लाई होगी। आई बात समझ में आपको ये? सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 7(1) ए, 99% जितनी भी सप्लाई है बच्चों वो यहीं पर कवर है, या मैं कह सकता हूं एक जर्नल सप्लाई है। जनरल सप्लाई का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली जो सप्लाई का जो मीनिंग होता है वो सेक्शन 7(1) ए में ही लिखा गया है। ये कह रहे हैं कि सर आप जो भी गुड्स बेचते हैं बनाते हैं, बदले में जो भी आप पेमेंट लेते हैं, इसको 7(1) ए में कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए, आपने नीचे काउंटर पे फीस जमा करवाई, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपए की फीस जमा करवाई। ठीक है बच्चों, और इस पर जीएसटी चार्ज किया गया 1,000 रुपए का। टोटल फीस कितना दिया आपने, 11,000 का फीस दिया है। तो ये 11,000 का जो फीस है इस पे जीएसटी लग रहा है। जीएसटी क्यों लग रहा है, क्योंकि ये सप्लाई है तभी तो लग रहा है। तो ये सप्लाई कौन सा है सर, ये सप्लाई 7(1) ए का सप्लाई है। सर कैसे पता चला, बताऊंगा बेटा कैसे पता चलता है। पॉइंट नंबर 2, आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपने कोई मोबाइल फोन परचेज किया, या आप कोई चिप्स का पैकेट परचेज कर रहे हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं तो उस पर 7(1) ए की चार्जेबिलिटी आती है। नॉर्मली वो कवर कहां होता है, 7(1) ए में ही कवर होता है। क्यों सर, क्योंकि आप जो भी परचेज करोगे वो किसी बिजनेस के थ्रू दी जाएगी।
और बदले में आप क्या पे करोगे बच्चों? कंसीडरेशन पे करोगे। तो अगर बिजनेस और कंसीडरेशन दोनों एक साथ आ जाए तो सेक्शन 7(1) ए की सप्लाई मान ली जाती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वो सेक्शन 7(1) ए की सप्लाई मानी जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल थोड़ी सी बातें हम मॉड्यूल से देखेंगे हम, उसके बाद में मैं आपको नोट्स पे लेके चलूंगा। देखिए बच्चों, जो नोट्स है मैंने उसमें हर चीज कवर की है। अगर मैं बोलूं आपको कि जीएसटी और डीटी की हम दोनों की हम बात करें, इनकम टैक्स की, तो जीएसटी कंपेयर टू इनकम टैक्स बहुत इजी है नंबर स्कोर करने के लिए, आसान भी है, सीधा सिंपल है बच्चों। और सबसे बेहतरीन चीज क्या, मैंने हर एक चीज के नोट्स आपको बना के दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। थ्योरेटिकल है, उस थ्योरेटिकल के भी नोट्स बना के दिए मैंने कंप्लीट आपको। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल के नोट्स बने हैं, सारा थ्योरी है उसके अंदर, उतना ही लिख के आना है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, और सारा कुछ कवर किया है। पर साथ साथ में मैं आपको मॉड्यूल भी रीड करवाऊंगा, कंप्लीट मॉड्यूल रीड करेंगे अपने यहाँ पर। कुछ एक आधा टॉपिक होगा जो बिल्कुल ही सिंपल होगा, तो उसको मैं रीड करने के लिए घर पे दूंगा आपको। बाकी हम पूरा मॉड्यूल भी साथ साथ रीड करेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि सर हमारे नोट्स में सब कुछ कवर कर रखा है सर ने। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेट आपको पढ़ना क्या है, नोट्स ही पढ़ना है, तो भी उसी से नंबर बनेंगे आपके। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ देखिए, एक बार सामने देखिए आप, मॉड्यूल आपको खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर मीनिंग ऑफ सप्लाई बता रखा है, इंपोर्ट ऑफ सप्लाई एक्टिविटी, एक्टिविटी क्लासिफाई अंडर द सप्लाई एक्टिविटी, और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये सेक्शन 8 है बच्चों, और ये बाकी क्या है, सेक्शन 7 है। ओके सर, इंट्रोडक्शन। देखो क्या लिखा कि जो टैक्सेबल इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट इन एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस ऑफ रिजल्ट इन द टैक्स कॉन्सिक्वेंस, कि जब तक किसी भी एक्ट का टैक्सेबल इवेंट नहीं आएगा तब तक क्या नहीं लगेगा, उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बिफोर लेविंग एनी टैक्स, टैक्सेबल इवेंट नीड टू बी असर्टेन। टैक्स लगाने से पहले आपको टैक्सेबल इवेंट क्या करना पड़ेगा, सर्टेन करना पड़ेगा, तभी तो बेटा टैक्स लगा पाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, जब आप यहां पर आए क्लास लेने, तो इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है, आपने एडवांस में पेमेंट दे दिया है, क्लासेस आपकी 6 महीने चलेगी, क्लासेस खत्म होने के बाद पेमेंट करोगे या पहले पेमेंट करोगे, तो सर कब गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो इसके लिए क्या बोला, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। किसी भी टैक्स सिस्टम का मेन जो सोर्स है वो क्या, उसका टैक्सेबल इवेंट ही है। डिटरमाइन द पॉइंट विद द टैक्स वुड बी लेविड। तो टैक्सेबल इवेंट हमें क्या बताता है, वो पॉइंट जहां पर क्या लगेगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स, जो पुराने टैक्स थे बच्चों आपके, द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेबल इवेंट इज वेरियस स्टैट्यूट वाज पॉन कैटन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्टिंग ऑफ लिटिगेशन सिंस डिकेट। कुछ दशकों तक पुराने जमाने में टैक्सेबल इवेंट पर लिटिगेशन ही चल रहा था। कोई कहता है कि टैक्सेबल इवेंट अब कंप्लीट होगा, कोई एक्ट बोल रहा है ये, क्योंकि एक्ट अलग अलग थे बच्चों, एक एक्ट कुछ और बोलता है, दूसरा एक्ट कुछ और बोल देता है। तो वहां पर हमेशा क्या डिस्प्यूट चल रहा था। जैसे मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गए आप, बताओ ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स आप बनाओगे तो इस पर वैट लगेगा, और वैट किसको मिलता था, स्टेट गवर्नमेंट को। और सप्लाई ऑफ सर्विस बनाओगे तो इस पर सर्विस टैक्स लगेगा, और ये किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या बोलेगी, ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो हमेशा क्या रहता था बच्चा, ये डिस्प्यूट में रहता था, और जो एसएससी था बेचारे को डबल डबल टैक्स देना पड़ता था।
इसीलिए पुराने दशकों के अंदर जितना भी टैक्सेबल इवेंट था हमेशा डिस्प्यूटेड था. The conversion of largely related the issue like whether the particular process amount to manufacturer or not, whether the sale predetermined sale, whether the particular transaction was sale of goods or rendering of service etc. The GST law रिजोल्व कर रहे हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को इन द वन कंप्रहेंसिव टैक्सेबल इवेंट. और वो क्या है बच्चों? सप्लाई. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ various taxable event namely manufacturing, sale, rendering of services, purchase, entry into taxable territory of state have been done away from the favor of just one event. और वो क्या है बच्चों? सप्लाई. इन सब को दूर कर दिया गया और एक इवेंट बनाया गया जिसका नाम क्या था? सप्लाई था. जीएसटी लॉ जो आपका है, levying the tax with supply of the goods and or services depart from historical understood the concept of taxable event under the VAT law, excise law, the sale, manufacture or the service respectively. In GST, the entire value of supply of the goods and services of tax in the integrated manner, like the earlier tax, indirect tax, which is the charge independently either on the manufacturer और सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो पुराने जमाने में आप अलग अलग चार्ज करते थे, अब अलग अलग चार्ज करने की जरूरत नहीं है आपको. अब क्या होगा? सप्लाई. तो टैक्सेबल इवेंट क्या बन चुका? आपका सप्लाई बन चुका है. तो ये सप्लाई क्या बनेगा? आपका टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी. तो कुल मिला के आप देखो तो ये जो पेज हमने पढ़ा कहां से लेकर, इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा क्या है बच्चों? आपका एक लाइन में खत्म अगर हम करें तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सर टैक्सेबल इवेंट किसका? जीएसटी का. वो क्या होगा? और सप्लाई को कहां लिखा गया? सेक्शन 7 के अंदर. अब जीएसटी का जो मॉड्यूल है वो कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है, क्योंकि मेरे पास बाकी तो क्वेश्चंस में, आप लाए हो मॉड्यूल? क्या नहीं लाए? मैं बता दूं आपको, मॉड्यूल के अंदर आप देखोगे तो हर एक चैप्टर से पहले डेफिनेशंस दे रखी है. रेलिवेंट डेफिनेशन जो आपकी है, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने. सप्लाई होगी थी फर्स्ट क्लास. हाँ कवर हो जाएगा इसके अंदर. जो जो हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम पढ़ लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको हम आगे देखते चले जाएंगे. अच्छा ये सप्लाई वाला कहां तक करवा दिया था मैंने? ठीक है. तो ये देखिए, ये सारे इसके क्या है? डेफिनेशंस हैं. ठीक है. अब जो जो डेफिनेशन हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको उठाते रहेंगे. देखिए अब कंसेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. तो सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई का क्या कंसेप्ट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं. सेक्शन 7 में बता रखा है मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, और सेक्शन 8 में हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई. और हमें इसमें 3 शेड्यूल भी पढ़ने हैं बच्चों, शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है. तो सबसे पहले बिना समय खराब किए हम शुरुआत करते हैं किसकी? सेक्शन 7. और सेक्शन 7 में भी कौन सा? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 और क्लोज ए. क्योंकि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए है, बी है और सी है. ये सारी बात कहां लिखी है? सब सेक्शन 1 के अंदर. देखो सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा. ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और
disposal made or agree to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। मतलब सर, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी करेंगे आप, उसमें क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेक्शन 7(1)(a) की सप्लाई बन जाएगी। अभी एक्टिविटी क्या हो सकती है, लिखा है हमारे मॉड्यूल में साफ साफ, कौन कौन सी एक्टिविटी है बच्चों आपकी। ये क्या लिखा है सबसे पहले कि सर सच एज, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। अगर आपने ये एक्टिविटी की है और बदले में क्या चार्ज किया, और ये किस में चार्ज हुआ है, तो ये सेक्शन 7(1)(a) की सप्लाई बन जाएगी। फिर इसके बाद में बी की सप्लाई आएगी और फिर आएगी सी की सप्लाई, तो इसको हम समय समय पर पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर मैं मॉड्यूल में आपको दिखाऊं तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई टर्म एंड सेक्शन 7 अंडरस्टूड द टर्म्स एंड पैरामीटर्स। तो बता रखा है कुछ पैरामीटर्स हैं। सप्लाई शुड बी गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ द एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज लाइक मनी, सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। तो अब मैं आपको लेके चलूंगा कहां पर, नोट्स के अंदर, और वहां पर मैंने आपको सेक्शन 7(1)(a) लिखा हुआ है। एज इट इज कॉपी मारा है बच्चों, जो मॉड्यूल के अंदर जो मेन सेक्शन है वही लिखा है मैंने, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इसका एनालिसिस मैंने खुद बना के दिया है आपको। सेक्शन 7(1)(a) की जो सप्लाई है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, made or agree to be made for a consideration by the person in course of furtherance of business। तो 7(1)(a) के अंदर तीन चीजें देखनी है आपको। पहला क्या है, दूसरा क्या है, और फिर क्या है, एक्टिविटी में किसकी, गुड्स या सर्विसेज और बोथ, कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन, और बिजनेस अंडर बिजनेस होना चाहिए, तभी आप किस में आओगे, सेक्शन 7(1)(a) में कवर हो जाओगे। अब डेफिनेशन के अंदर गुड्स और सर्विस, मुझे बताना कहां तक पढ़ा दिया था मैंने, क्या गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, नहीं पढ़ाया था ये। आइए अब देखते हैं, प्लीज बच्चों इधर देखो। अब सामने एक सप्लायर जो सप्लाई करेगा रेसिपेंट को, सप्लाई किसकी हो सकती है बच्चों, या तो गुड्स की या इन दोनों का मिक्सचर। अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस नहीं है और वो सप्लाई हो रही है, तो वो जीएसटी में कवर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें गुड्स और सर्विसेज का मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, किसे कहते हैं गुड्स और किसे कहते हैं सर्विसेज। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था अपने फाउंडेशन के अंदर, 1938 है क्या, सेल्स टैक्स, ये था ना, सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1938 जो भी है, उसमें आपको वहां गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। अरे बोलिए भाई, बिल्कुल पढ़ के आए हो आप। तो उतनी बड़ी तो डेफिनेशन नहीं है, पर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है इंस्टीट्यूट ने। देखो क्या लिखा है, देखो इधर, गुड्स की डेफिनेशन। आइए अब डेफिनेशन वाले पोर्शन में चलते हैं और सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन उठाते हैं यहां से। ये लो, पहली डेफिनेशन गुड्स की दे रखी है। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स मीन एनीथिंग, सॉरी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सभी क्या है, गुड्स हैं,
अदर देन किसको छोड़ते हुए, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ते हुए। मतलब जो मनी होती है बच्चों, पैसा, और सिक्योरिटीज, इनको छोड़ दीजिए आप। बट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या किया जाएगा, एक्शनेबल क्लेम, growing crops, grass and things attached to forming part of land which are agreed to be served before supply under contract of supply। ये अपने सेम टू सेम पड़ी हुई कहां पर, अपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वही है डेफिनेशन बेटा, नहीं कुछ भी नहीं है। तो अगर इसमें हम निकालें, इसको निचोड़ के देखें, तो गुड्स का मतलब क्या है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे हम गुड्स बोलेंगे हम, ठीक है। पर इसमें क्या शामिल नहीं करेंगे हम, मनी और सिक्योरिटीज को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसे हम गुड्स कह देंगे बच्चों। तो सर्विसेज का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर हम चलें इसमें आगे, तो आगे आपको सर्विसेज का मीनिंग मिलेगा। सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी, but include activity relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode, form of one form of currency and denomination to another form of currency and denomination for which the separate consideration is charged। सर समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट कह रही है कि सर सर्विसेज किसे कहेंगे, जो चीज गुड्स नहीं है वो सभी क्या है, सर्विसेज हैं। पर सर्विसेज में भी किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मनी और सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो फिर से एक बार क्या लिखा कि सर मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू द सिक्योरिटी कन्वर्जन। कि सर जो चीज गुड्स नहीं है वो सभी क्या मान लो आप, सर्विसेज मान लो, पर इसमें भी क्या शामिल नहीं है, मनी और सिक्योरिटी शामिल नहीं है। इसका मतलब सर ये जो मनी और सिक्योरिटी है ना, मनी और सिक्योरिटी, ना ही तो ये गुड्स है और ना ही ये क्या है, सर्विस है। तो मनी और सिक्योरिटीज पर क्या नहीं लग सकता, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मेरे पास 2000 का नोट था बच्चों, ये मैंने आपको दिया और बदले में आपसे 100 के 20 नोट ले लिए। अब बताओ क्या हुआ, ये मनी का एक्सचेंज हुआ है, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मनी को कन्वर्ट किया आपने, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में मनी को आपने चेंज किया है, तो इस कन्वर्जन को हम क्या नहीं बोलेंगे, ना तो गुड्स बोलेंगे और ना ही हम सर्विस बोलेंगे, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट आगे क्या बोल रहे हैं, बट इंक्लूड एक्टिविटी relating to the use of money, its conversion by cash or any other mode, from one form currency denomination to another form currency denomination, include बच्चों ये, for which separate consideration is charged। सर क्या कह दिया भाई, सिंपल और सीधी भाषा में बोलूं आपको तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर कोई चीज, जैसे मान लो मेरे पास डॉलर थे, 1000 डॉलर था मेरे पास, 1000 डॉलर है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैं एक बैंक के पास गया, एसबीआई बैंक के पास, और मैंने अपना डॉलर उसको दिया और बदले में क्या ले लिया बच्चों, रुपीज ले लिया। तो उन्होंने मुझे 75,000 क्या दे दिया, रुपीज दे दिया। मैंने क्या दिया, डॉलर दिया, बदले में क्या ले लिया, 75,000 रुपीज ले लिए। अब एसबीआई फ्री में तो ये काम करेगा नहीं बच्चों, कन्वर्जन ऑफ मनी, और इन्होंने मुझसे क्या किया, इस कन्वर्जन का, डॉलर का रुपी में जो कन्वर्जन हुआ है, इस कन्वर्जन का मुझसे 500 रुपया चार्ज कर लिया। तो अब हमारा जो डेफिनेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि सर ये जो कन्वर्जन हुआ है ये क्या नहीं है, ना तो ये गुड्स है और ना ही ये, मतलब इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर इस कन्वर्जन के लिए आपने जो क्या चार्ज किया है, सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज हुआ है। ये जो सेपरेट कंसीडरेशन आपने चार्ज किया है,
इस सेपरेट कंसिडरेशन पे क्या होगा, जीएसटी लग जाएगा। आई बात समझ में आपको? एक बार फिर पढ़ते हैं, देखो आराम से। सर्विस मीन एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, but include activity relating to use of money, its conversion by cash or any other mode from one form currency denomination to another form currency denomination for which क्या चार्ज किया आपने, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर लिया। तो अगर आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर लिया है तो क्या हो जाएगा, ये जीएसटी में कवर होगा। क्या कवर होगा, ये सेपरेट कंसीडरेशन कवर होगा बच्चों, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन बता रखा है, रिमूवल ऑफ द डाउट, क्लेरिफाई दैट सर्विसेज इंक्लूड द फैसिलिटेशन ऑफ द अरेंजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, शेयर्स। अगर आप किसी शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है आपको, आपने एनएससी बीएससी के थ्रू शेयर्स खरीदे या बेचे, तो एनएससी बीएससी क्या चार्ज करती है आपसे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज करती है। तो आपने मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदकर बेच दिए, तो इस 1 लाख पर जीएसटी नहीं लगेगा। बदले में जो एसटीडी पे करोगे आप, मान लो इसका आपने 100 रुपए का एसटीडी पे किया है, तो इस 100 रुपए पे क्या लगेगा, जीएसटी चार्ज हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? नोट्स ओपन करो। गुड्स का मीनिंग बताया मैंने। गुड्स मीन्स every kind of movable property but exclude money or security but include actionable claim, growing crops, grass, thing attached to forming part of land। इसमें एक्सक्लूड क्या किया गया है बच्चों, मनी और सिक्योरिटी। और सर्विस में किसको एक्सक्लूड किया है, तो सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स बट एक्सक्लूड मनी and security but include use of money, conversion, cash, any other mode from one form currency denomination to another form currency denomination which separate consideration is charged। अभी जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, इसको मैंने लिख के भी दिखाया यहां पर, आराम से एग्जांपल को पढ़िए, समझिए। आपके पास $1000 है, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने 70,000 रुपीज के अंदर, तो ये जो मनी है बच्चों, इस मनी पर क्या नहीं लगेगा, पर इस कन्वर्जन के चार्जेस लग रहे हैं बच्चों, कितने, इसे क्या बोलेंगे हम, और इस पर क्या होगा, जीएसटी चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स और मनी, सॉरी, गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सर, सेल और ट्रांसफर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जो प्रॉपर्टी मूवेबल होती है वो सेल होती है, और जो इमूवेबल होती है उसे वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सर कैसे? जैसे ये पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल को मैं बेचूंगा तो आप अपने साथ ले जा सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर, तो ये सेल हुआ है। पर इस बिल्डिंग को मैं बेचूंगा तो अपने साथ ले जाओगे क्या? नहीं सर, बिल्डिंग से मुझे हटना पड़ेगा और आप यहां पर आ जाओगे। तो बिल्डिंग में क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टी बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, ऑनर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आई? बिल्डिंग कहीं नहीं जाती। पर अगर हम मूवेबल की बात करें तो मूवेबल चले जाएंगे। तो ये सेल और ये ट्रांसफर की डेफिनेशन है। वैसे बता दूं, जीएसटी में सेल और ट्रांसफर का डेफिनेशन खुद है ही नहीं, ये कह रहा है बाकी एक्ट में जो लिखा है वो मान लेना आप। तो सेल का मतलब क्या बताया, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल यूज होता है, और ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जहां पर आप ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं किसी भी गुड्स या प्रॉपर्टी की, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल या फिर ट्रांसफर। ठीक है बच्चों। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, गुड्स के बदले जब गुड्स होता है वो क्या होता है, भाई मैंने आपको ये पानी की बोतल दी और बदले में दूसरी पानी की बोतल ले ली, तो ये बार्टर है बच्चों। एक्सचेंज में क्या होगा, गुड्स के बदले गुड्स और मनी भी आ जाए। आपने देखा होगा, आप कभी फ्लिपकार्ट वगैरह पे एक्सचेंज ऑफर आता है बच्चों। एक्सचेंज ऑफर का मतलब कि अपना पुराना मोबाइल लाओ, मान लो आपको एक 20,000 का मोबाइल परचेज करना है, तो अपना पुराना मोबाइल लेके आओ और बदले में 17,000 पे और कैश पे करो,
3,000 आपके मोबाइल का भर लेंगे हम, तो कितना बच गया अब? तो ये क्या हुआ बच्चों, आपका एक्सचेंज हुआ है। तो एक्सचेंज में गुड्स तो जाएगा ही जाएगा, साथ में मनी भी जाएगा। पर बार्टर में क्या होता है, गुड्स के बदले सिर्फ गुड्स होगा। आई समझ में आपको? अरे मैंने आपके बाल काट दिए और आपने मेरे कपड़े सिल दिए, ये क्या है? ये बार्टर है। मैंने आपको सर्विस दी, बदले में आपने मुझे सर्विस दे दी। मैंने आपको गुड्स दिया, बदले में आपने मुझे सर्विस दी और कुछ पैसा भी दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये एक्सचेंज हो गया। बार्टर देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी। मनी को यूज करने के बजाय आपने गुड्स के बदले क्या किया है? गुड्स दिया है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका बार्टर। तो ये एक्सचेंज को हम क्या कह देंगे? बार्टर कह देंगे। और प्योर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एन एक्ट गिविंग और टेकिंग द वन थिंग टू द अनदर। गुड्स के बदले में गुड्स और साथ में क्या आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज कह देंगे। इसके बाद में अगला है बच्चों लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? एक परमिशन जिसके बदले में आप कोई काम कर सकते हैं, उसे हम लाइसेंस कहते हैं बच्चों। ये नॉर्मली कौन देता है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज देती है। जैसे आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, तभी आप क्या कर पाएंगे? मेडिकल स्टोर ऑपरेट कर पाएंगे। बिना मेडिकल स्टोर लाइसेंस के आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम लाइसेंस बोलते हैं कि परमिशन ऑफ समथिंग डूइंग। अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए आपने पहले अथॉरिटी से परमिशन लिया है, और वो परमिशन को हम क्या कह देंगे? लाइसेंस कह देंगे। द परमिशन ग्रांट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉर डूइंग बिजनेस। ठीक है। लीज और रेंटल का मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी को आपने यूज ट्रांसफर कर दिया। जैसे ये बिल्डिंग आपके सामने बेटा रेंटल बिल्डिंग है जिसमें आप बैठे हैं, इस बिल्डिंग का क्या ट्रांसफर हुआ है? यूज ट्रांसफर हुआ है। अरे बोलिए ना, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एन अरेंजमेंट टू रेंट समथिंग, लीज लीगल अरेंजमेंट ऑफ द रेंट समथिंग। ठीक है, तो आपने एक लीगल आपने क्या बना दिया? एक एग्रीमेंट बना दिया है, उसे हम क्या कह देंगे? लीज कह देंगे। रेंटल का मतलब विदाउट अगर कुछ हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा? रेंटल बन जाएगा। डिस्पोजल का मतलब क्या है बच्चों? सप्लाई ऑफ। सर डिस्पोजल, हाँ बच्चों, अगर मैं अपनी बिजनेस एसेट्स को बेच रहा हूं, अपने स्टॉक को बेच रहा हूं, तो वो क्या होगा? वो सेल होगा भाई। समझ में आया आपको ये? पर यदि अपने मैं बिजनेस एसेट्स में अपने कैपिटल एसेट्स को बेच रहा हूं, तो ये क्या होगा? डिस्पोजल होगा। मान लीजिए मेरा एक शोरूम है जिसमें पानी की बोतल, शोरूम में क्या, मेरी दुकान है जिसमें पानी की बोतल बेचता हूं मैंने पानी की बोतल बेचा, ये मैंने सेल किया है। 10,000 20,000 पानी की बोतल बेचा, मैंने सेल किया। पर मेरे दुकान का जो एसी था पुराना हो गया, मैंने क्या किया? उसको बेच दिया और नया ले आया मैं। तो ये जो बेच रहा हूं बच्चों, ये क्या हो रहा है? डिस्पोजल हो रहा है। इस डिस्पोजल पे भी क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। सोचिए, अगर आपने अपनी बिजनेस की एसेट को भी बेचा है, जो आपकी कैपिटल एसेट्स है, उस पर भी जीएसटी चार्ज किया जाएगा। हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे किस तरह से जीएसटी चार्ज होता है उसके ऊपर। पर फिलहाल यहां पर हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो रहा है? जीएसटी चार्ज। ये ऐसे क्यों कर रहा है जी? सुबह से कर रहा है क्या ये ऐसे? चलो ठीक है, ठीक है। अरे बातें मत करो भाई, बातें मत करो। अगला डेफिनेशन किसका है? कंसीडरेशन। याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था आपने अपने फाउंडेशन के अंदर? वहां पूरा एक चैप्टर था बेटा कंसीडरेशन के बदले, क्विड प्रो को। याद है आपको? समथिंग इन रिटर्न। एक यूनिट आती है पूरी की पूरी, वो पूरी यूनिट तो मैं नहीं पढ़ा रहा, पर जीएसटी के अंदर कंसीडरेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा है। इस डेफिनेशन को हम यहां से नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले मॉड्यूल से रीड करेंगे, उसके बाद में यहां पर आएंगे। ये मैंने इसका शॉर्टकट बना के दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या है मॉड्यूल के अंदर। कंसीडरेशन ढूंढो भाई, कहां पर है? ये रहा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन in relation to supply of goods or services or both,
कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड। कोई पेमेंट या तो आप करने वाले हैं या आप कर रहे हैं, वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ। ये तीन अलग अलग चीजें हैं बच्चों। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रेसिपेंट बाय एनी अदर पर्सन, बट शैल नॉट इंक्लूड द सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इसको ऐसे मत पढ़ो, इसको पहले ऐसे पढ़ो। मैं कुछ चीजें यहां से हटा रहा हूं। अब पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा कि सर कंसिडरेशन का मतलब क्या है, एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड। कोई पेमेंट आप करने वाले हैं या कर रहे हैं, वेदर चाहे मनी में हो चाहे किसी दूसरे फॉर्म के अंदर हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रेसिपेंट या एनी अदर पर्सन, शैल नॉट इंक्लूड सब्सिडी। कि सर कोई पेमेंट आप या तो करने वाले हैं या कर रहे हैं, किसके बदले में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बदले में। चाहे आप पे करें, चाहे आपके बिहाफ पर कोई थर्ड पर्सन पे करे, ये सब क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इंस्टीट्यूट में आए पढ़ने के लिए, बताया गया कि सर फीस कितनी है, फीस बताई गई यहां पर कि 10,000 रुपए की फीस होगी आपकी। एक बार वैसे याद करने के लिए 10,000 रुपीज फीस आपकी। तो 10,000 फिक्स है क्या बच्चों? यस। जो सर्विसेज आप यहां से लेने वाले हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको कितना देना पड़ेगा, 10,000 मनी देना पड़ेगा। बात समझ में आई? और ये चाहे आप दीजिए या आपके ब्याह पर आपके पेरेंट्स पे करें, ये क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा। देखिए बच्चों, एक होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। बताओ पेमेंट कौन देता है, कस्टमर, और सर्विसेज को कंज्यूम कौन करता है। बताओ एक बिजनेसमैन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कंज्यूमर। बेटा क्या एसएम में क्या ऐसे ही नींद में निकाली है क्या एसएम पूरी? बिजनेस स्ट्रेटेजी बताई गई तो मेन कंज्यूमर होता है भाई। याद करो अपना चैप्टर नंबर 2 जहां पर डेफिनेशन बताया था आपको मार्केटिंग के, मार्केटिंग मिक्स पढ़ाए होंगे, तो वहां लिखा हुआ है कि साहब मेन क्या होता है, कंज्यूमर है। अरे कस्टमर जो है, कस्टमर जो होगा वो पेमेंट करेगा, पर कंज्यूमर ही तो बताएगा आपकी सर्विसेज अच्छी है या नहीं है। कस्टमर सिर्फ एक ऐसा एजेंट है जो कंज्यूमर को किसके पास लेके जा रहा है, सप्लायर के पास लेके जा रहा है। कस्टमर का और कोई काम नहीं है। कंज्यूमर चाहेगा तभी तो प्रोडक्ट लेगा। कंज्यूमर, ज्यादातर कंज्यूमर ही कस्टमर होता है, पर कंज्यूमर कस्टमर अलग अलग भी बन सकते हैं। तो सेम टू सेम बात है बच्चों, आप क्या है, कंज्यूमर हैं, और आपके पेरेंट्स ने जो पेमेंट दिया वो कौन है, कस्टमर है। अब कस्टमर या कंज्यूमर कोई भी किसी ने भी पेमेंट दिया हो, वो सब किस में आ जाएगा, इन रिस्पेक्ट का मतलब समझिए बच्चों, इन रिस्पेक्ट का मतलब है कि सर सर्विसेज की वैल्यू फिक्स कर दी गई है। जो हम सर्विस देंगे वो फिक्स हो चुकी है, इतना ही पैसा होगा, आप दो या आपके पेरेंट्स दे, इसे हम क्या कह देंगे, कंसीडरेशन। पर इसमें क्या शामिल नहीं होगा बच्चों, सब्सिडी शामिल नहीं होगी। अब इस डेफिनेशन को फिर पढ़ते हैं अपन, और इस बार हम क्या करेंगे, इन रिस्पेक्ट को काट दो और इंड्यूसमेंट को काट दो। अब पढ़ते हैं, एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पॉन्स टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेदर रेसिपेंट बाय एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग सब्सिडी। तो इन रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया सर, इन रिस्पॉन्स का मतलब होता है जहां पर कंसिडरेशन पहले से डिसाइड नहीं है।
इन रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि कंसिडरेशन डिसाइड है, आपने मोबाइल परचेज करना है, मोबाइल कितने का सर 10,000 रुपए का, तो डिसाइडेड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मोबाइल हो गया। आई बात समझ में आपको? और इन रिस्पॉन्स टू का मतलब क्या हो गया कि सर अभी डिसाइड नहीं है, डिसाइड बाद में होगा। आपको अपने घर का पेंट करवाना है, आपने पेंटर को बुलाया, भाई साहब कितना पैसा लगेगा, कि सर मेरे हिसाब से 50 से 55,000 लग जाएगा, 60 भी लग सकता है। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि डिसाइड नहीं है, नहीं पता कितना लगने वाला है। हो सकता है कुछ दीवारें बहुत ज्यादा रंग सोखने वाली हैं, हो सकता है कुछ आपने जो कलर मंगवाया वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो एस्टिमेटेड आइडिया दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या हो गया? इन रिस्पॉन्स टू हो गया कि पहले काम किया जाएगा, बाद में पेमेंट डिसाइड किया जाएगा, और जो बाद में पेमेंट डिसाइड हो रहा है वो भी क्या है? कंसीडरेशन है। करें अब तीसरी बात। अब के बार हम किसको छुपाएंगे? पढ़िए फिर से। एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज फॉर ए इंड्यूसमेंट ऑफ। ये इंड्यूसमेंट क्या होता है? के बदले में। जहां पर इन रिस्पेक्ट और इन रिस्पॉन्स नहीं है वहां इंड्यूसमेंट होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास पढ़ने आए, आपने कहा सिर्फ फीस कितनी, मैंने कहा 10,000 फीस है, तो इन रिस्पेक्ट हो गया। आपने कहा सर फीस कितने, में कहा डिसाइड करेंगे अभी, आप आइए क्लास में आइए, एक बार कोर्स हो जाए ना तो फिर डिसाइड करेंगे। ये क्या हो गया? मैंने कहा दे देना यार जो अच्छा लगे आपको, दे देना जो अच्छा लगे। इसका मतलब क्या? इन रिस्पॉन्स टू है, आप मेरी क्लास देखने के बाद पेमेंट करेंगे। और इंड्यूसमेंट क्या है? मैंने कहा नहीं मैं फीस नहीं लूंगा आपसे, फ्री में पढ़ा रहा हूं। आपने कहा नहीं सर, मैं कहा नहीं 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 चाहिए। आपने कहा नहीं सर हम फ्री में नहीं पढ़ेंगे। किसी बच्चे ने 10,000 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 1,00,000 दे दिया। ये क्या है? ये इंड्यूसमेंट है। जहां पर रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट नहीं होती वहां इंड्यूसमेंट होता है। मान लो मेरी एक हीरोइन है जो मेरी जानकार है, दीपिका पादुकोण, मेरी जान पहचान की है। सर ने बोला मित्तल कॉमर्स क्लासेस में हम एक डांस करवाते हैं, बुला लीजिए दीपिका को। मैंने फोन किया, मैंने कहा दीपिका कहां हो? हमारे यहां पर एनुअल फंक्शन है तो प्लीज बताइए कितना पेमेंट चार्ज करोगे। अब अगर वो कहती है कि मैं 10 लाख रुपए मैं आपसे चार्ज करूंगी यहां पर आने के, इन रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा आपसे क्या दे देना जो मन करे आपका। उसने कहा नहीं, आपने बुलाया ये काफी है, आपसे थोड़ी पैसे लूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं फिर भी हम तो कुछ तो देंगे। मैं कहा मेरा प्रोग्राम नहीं है, मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसलिए आपको आना तो पड़ेगा। उसने कहा नहीं मैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगी, आने जाने का पैसा भी मेरा ही रहेगा, बताओ आना कब है। आई और मैंने वैसे ही उसके जेब में 2 लाख रुपए डाल दिए। ये क्या है बच्चों? तो चाहे इन रिस्पेक्ट हो, चाहे इन रिस्पॉन्स हो या इंड्यूसमेंट हो, ये तीनों ही क्या होते हैं? आपके कंसीडरेशन के फॉर्म होते हैं। पर इसमें क्या शामिल कभी भी नहीं करोगे आप? सब्सिडी शामिल नहीं करोगे। अभी खत्म नहीं हुई डेफिनेशन हमारी, इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो जैसे हमने डिसाइड किया है बच्चों, पहले 2 घंटे क्या रहेगा अपना डायरेक्ट टैक्स, और लास्ट का 1 घंटे में रखेंगे हम जीएसटी, ताकि पैरेलल चलता रहे कोर्स हमारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।